5 6 7 पीछे वाले हाथ की तरफ सभी देखेंगे। हम करेंगे नेक्स्ट ताड़ासन आसन। थोड़ी सी जगह चेंज करो प्रणाली ताई। एकाग्रता के लिए शरीर के बैलेंस के लिए सभी करेंगे दूसरे पैर से सभी करेंगे ओम। काय झालं वो मोबाईल दिलात की कसं काय हो किती महत्त्वाची करू ओ तुम्हाला नेट चालू करायला सांगितलं ते केलंच नाही की हे बाबा चला काय हो नेक्स्ट करणार तुम्ही मला हे ताड़ासन नेहमी माझ्या सत्राच्या वेळी गोंधळ होतो। ओम 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 दिख रही हूँ। हाँ दिख रही हो। हाँ ताड़ासन ले रही हूँ। सभी करेंगे ताड़ासन। इससे हाथ पैर के स्नायु मजबूत होते हैं, शरीर बैलेंस होता है, बहुत सारे परिणाम ताड़ासन। इसके बाद हम सब बैठेंगे ओम। अभी भी नहीं आवाज आ रही है? जी जी आ रही है प्रणीता दी। और दिख रही हूँ, दिख रही हाँ हूँ। और आवाज भी आ रही है। हाँ। ये ताड़ासन कर रहे हैं ना हम थोड़ा सा। हाँ तो और करिए और खड़े खड़े कुछ सूक्ष्म व्यायाम हम करेंगे। शुगर की समस्या है वो ज्यादा से ज्यादा इन दिनों बढ़ रही है, इसलिए जो सूक्ष्म व्यायाम है श्वास के साथ इसी प्रकार थोड़ा इससे हाथ लेकर भी सब बैठ जाएंगे और बैठकर ओम। हम सब बैठकर मंडूकासन डायबिटीज के लिए जो आसन है वो करेंगे। पहले
सभी बैठ जाइए। पहला आसन है मंडूकासन के लिए। वज्रासन में बैठना आप सभी को मालूम है, आप सभी हर रोज कर रहे हैं। तो मंडूकासन पेट के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। बार बार करने से डायबिटीज कम हो जाती है। जिनको जिनको डायबिटीज है वो रोज 15 बार 20 बार ये आसन करेंगे तो जरूर लाभ मिलेगा। श्वास छोड़ के इसमें कपालभाति भी हम कर सकते हैं। तो हमें दुगना लाभ मिलेगा। फिर से एक बार मंडूकासन। रंजना दीदी दिख रही हूँ? आवाज आ रही है अच्छी? हाँ, आवाज भी आ रही है और दिख भी रही हो प्रणाली ताई। इसमें कपालभाति हम सब करेंगे। तो मंडूकासन और कपालभाति दोनों से हमें डायबिटीज में बहुत फायदा मिलेगा। मंडूकासन का दूसरा प्रकार, मान ऊपर रहनी चाहिए, आगे देखना है और कपालभाति करनी है। कपालभाति के 25-30 स्ट्रोक एक एक पोज में करे। 10 बार तो 300 बार कपालभाति मंडूकासन में होगी और इससे डायबिटीज निश्चित ही कम होगा। पेट की बहुत सारी जो समस्याएं है, गैस, अपचन, वो दूर होगी। इसके लिए मंडूकासन बहुत ही कारगर है। इसके बाद हम करेंगे शशकासन। जिनको ब्लड प्रेशर है, बहुत गुस्सा आता है, उनके लिए बहुत अच्छा है शशकासन। सभी करेंगे शशकासन। फिर से एक बार दीर्घ श्वास लेते लेते श्वास छोड़ते हुए शशकासन। बार बार शशकासन करने से गुस्सा आना कम होता है, पेट की बीमारियां कम होती है, मेंदु शांत हो जाता है। बच्चों के लिए, सभी के लिए शशकासन बहुत ही अच्छा है। इसमें भी हम कपालभाति कर सकते हैं। शशकासन के बाद हम करेंगे इस स्थिति में वक्रासन। वक्रासन करेंगे। वक्रासन अर्ध मच्छिंद्रासन सभी को अच्छी तरह आता है। अर्ध मच्छिंद्रासन। अर्ध मच्छिंद्रासन से हमारे कमर के, पेट के प्रॉब्लम दूर होते हैं, गर्दन के। और डायबिटीज में भी अर्ध मच्छिंद्रासन बहुत ही उपयोगी आसन है। पीछे देखना है। इसमें भी हम कपालभाति कर सकते हैं तो अच्छे परिणाम हमको मिल सकते हैं। दूसरी बाजू से करेंगे अर्ध मच्छिंद्रासन। कपालभाति का अभ्यास के बाद करेंगे हम वक्रासन। वक्रासन ऐसा ही है, थोड़ा सा चेंज है। इसमें भी कपालभाति करने से और वक्रासन करने से कमर, मान, इसके स्नायु, पेट के स्नायु मजबूत होते हैं। इसकी सब बीमारियां दूर करने के लिए ये वक्रासन बहुत ही कारीगर है। हम रोज 3-4 बार वक्रासन, अर्ध मच्छिंद्रासन करेंगे तो पेट के, डायबिटीज के, कमर दर्द के सब प्रॉब्लम दूर हो गए।
इसके बाद हम करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई श्वास, दीर्घ श्वास लेते हुए बटरफ्लाई का अभ्यास। इससे हमारे पाँव के स्नायु मजबूत होते हैं। पैर के सभी प्रॉब्लम दूर करने के लिए बटरफ्लाई बहुत ही अच्छा है। आप सभी करेंगे बटरफ्लाई। श्वास के साथ हर आसन, हर विधि करेंगे तो हमें बहुत लाभ मिल सकता है। अभी सब पैरों के सूक्ष्म व्यायाम, बटरफ्लाई होने के बाद पैर के सभी सूक्ष्म व्यायाम हम करेंगे। पैर के ये जो सूक्ष्म व्यायाम है वो बहुत ही उपयुक्त है पैरों के दर्द के लिए। जिनके जिनके पैर में दर्द होता है इसके लिए ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत उपयुक्त है। इसके साथ हम प्राणायाम भी करेंगे, दीर्घ श्वास लेंगे तो हमारा इंटरनल सिस्टम अच्छा होगा। गोल गोल घुमाएंगे, दोनों पैर गोल गोल घुमाना इसी तरह। और इसके साथ दीर्घ श्वास, दोनों पैरों के अंगूठे एक के ऊपर एक इसी प्रकार पैर मोड़ के लेना और इसी प्रकार नासिका पैर को लगाने का प्रयत्न करना। इसके साथ ही श्वास लेना और श्वास छोड़ना। इसी प्रकार गोल गोल घुमाना। दूसरा पैर लेते हुए इसी प्रकार पैर को आगे पीछे करना। श्वास लेते हुए पैर ऊपर लेना, पैर हमारा जो पाँव है इसको थोड़ा घुमाना। इसी प्रकार ये जो हमारा पैर है वो पैर को पकड़ के पैर को घुमाना। विरुद्ध बाजू से अब दूसरा पाँव लेके
अब दोनों पाँव में अंतर लेकर पीछे वाले हाथ को देखेंगे। इससे भी हमारे कमर, गर्दन और सब शरीर का व्यायाम होता है। अब करेंगे चक्की आसन। इससे कमर दर्द, कमर की जो ज्यादा बढ़ी हुई जो वजन है वो कम करने के लिए, किडनी के लिए ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही अच्छा है। विरुद्ध दिशा से करेंगे। ओम रंजना बहन, ओम। अब कमर वाले आसन, कमर दर्द के लिए। हो प्रणिता ताई, करा. चलिए, हाँ, कमर दर्द के लिए जो आसन है वो उसके लिए सब तैयार हो जाएंगे। पहले करेंगे मकर आसन। श्वास के साथ करेंगे तो हमें उसका बहुत लाभ मिलेगा। ओम। धीरे धीरे सब करेंगे तो कमर के जो हमारे स्नायु है वो मजबूत होने के लिए, कमर के दर्द के लिए ये मकर आसन बहुत ही अच्छा है। दोनों पैरों से करेंगे। दीर्घ श्वास लेते हुए इससे हमारे फेफड़े तो मजबूत हो गए ही और हमें थकान महसूस नहीं होगी। मकर आसन के बाद हम करेंगे भुजंग आसन का पहला प्रकार। दीर्घ श्वास, दोनों पैर टिके हुए दीर्घ श्वास लेते लेते आगे आना। भुजंगासन, इससे कमर के दर्द, कमर की पीड़ा दूर करने में ये आसन बहुत ही उत्तम है। फिर से एक बार करेंगे भुजंगासन का पहला प्रकार। दूसरा प्रकार, दीर्घ श्वास लेते हुए दोनों हाथ दो बाजू में टिके हुए और दीर्घ श्वास लेते हुए हम जितना हो सके ऊपर आने का प्रयास करना। दीर्घ श्वास लेकर ठहरना है। जितनी देर हम ठहर सकते हैं उतनी देर ठहरना है। इससे कमर के स्नायु मजबूत होकर कमर दर्द में लाभ होता है। श्वास छोड़ते छोड़ते नीचे जाना। श्वास लेते लेते ऊपर आना। कमर दर्द, मान का दर्द, गर्दन का दर्द, पेट का दर्द, इसमें बहुत ही लाभदायी ये भुजंगासन। बहुत सारी महिलाओं को कमर दर्द का प्रॉब्लम होता है तो हर रोज बार बार भुजंगासन के ये 3-4 प्रकार करने से हमारा कमर दर्द बहुत अच्छा होता है। फिर से एक बार भुजंगासन धीरे धीरे करेंगे, श्वासों के साथ करेंगे। श्वास लेकर वो श्वास अंदर ही रोकनी है। नीचे आते आते श्वास को छोड़ना है। आगे का प्रकार, दायां हाथ इस पर दायां हाथ रखना
और दीर्घ श्वास लेते हुए ऊपर आना। थोड़ी देर ठहरना, बाद में नीचे। फिर से एक बार भुजंगासन का तीसरा प्रकार। अब हम करेंगे तिर्यक भुजंगासन। दाएं कंधे से बाएं पैर को देखने का प्रयास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहेंगे। फिर से दूसरी बाजू से करेंगे तिर्यक भुजंगासन। ये भी कमर दर्द में बहुत ही गुणकारी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे करेंगे हम शलभासन। शलभासन एक एक पैर से करेंगे, दीर्घ श्वास लेते हुए। शलभासन का पहला प्रकार। दाया पैर ऊपर उठाएंगे, दीर्घ जितनी क्षमता है अपनी उतनी क्षमता से करें। थोड़ी देर रुकना, श्वास अंदर ही रोकना, श्वास छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे पैर नीचे ला। फिर से दूसरे पैर से दीर्घ श्वास लेते हुए शलभासन का पहला प्रकार। इससे कमर दर्द, साइटिका में बहुत ही ये लाभकारी है। फिर से करेंगे शलभासन। श्वासों के साथ हर एक आसन का अभ्यास हम हर रोज करेंगे तो हमारे फेफड़े मजबूत होंगे, हमारे अंदर की जो सिस्टम है वो बहुत अच्छी होगी और हमें थकान बिल्कुल महसूस नहीं होगी। हर एक आसन श्वास के साथ जोड़कर हम करेंगे। अब करेंगे शलभासन का दूसरा प्रकार। दोनों पैर जितने हमें ऊपर लाने को आते हैं उतनी क्षमता से ऊपर ले। हमारे जो टुड्डी है वो जमीन पर ही टिकी रहेंगी। हनवटी आपली हनवटी आहे ती इथे जमिनीला टेकवून ठेवायची आहे आणि जेवढे पाय आपल्याला वर उचलता येतील कमरेतून तेवढे उचलण्याचा प्रयत्न करायचा। अब हम स्थिति बदलेंगे और पीठ वाले आसन करेंगे। पीठ पर लेटे हुए जो आसन है वो हम करेंगे। पहले करेंगे मरकट आसन। मरकट आसन सभी को आता है, कमर दर्द के लिए बहुत ही उत्तम है। दोनों हाथ दोनों सीधे रखेंगे और इसी प्रकार मरकट आसन का पहला प्रकार करेंगे। सभी करेंगे मरकट आसन। दीर्घ श्वास लेते लेते जिस बाजू में पैर होंगे उसके विरुद्ध बाजू में हमारी गर्दन होगी। मरकट आसन कमर दर्द, गर्दन दर्द, पीठ दर्द सभी में अतिशय उपयोगी आसन मरकट आसन। मरकट आसन का दूसरा प्रकार हम करेंगे। अब करेंगे दूसरी बाजू से।
मर्कटासन का तीसरा प्रकार। दाया पैर उठाकर बाएं हाथ पर रखना, टिकाना, श्वासों के साथ करना। रंजना बहन, आवाज आती है मेरी? ओम। आ रही है। हाँ, मर्कटासन का तीसरा प्रकार सभी करेंगे। अब करेंगे पवन मुक्तासन। पेट दर्द के लिए, जिनको गैस, अपचन, बद्धकोष्ठता, इनकी बीमारियां है, इसके लिए ये पवन मुक्तासन बहुत अच्छा है। जिनको कमर दर्द है उनको नहीं करना है, फिर एक बार करेंगे पवन मुक्तासन। अब सभी शवासन में लेट जाएंगे। सब करेंगे शवासन। थोड़ी देर के लिए हमारे शरीर को विश्राम अवस्था में ले जाना है। सभी शवासन में अपने शरीर को स्वस्थ करेंगे। मेरा संपूर्ण शरीर स्वस्थ है। मैं सभी शवासन में लेट जाएंगे। आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार करने से हमारा शरीर में थोड़ी सी थकान सी हो रही है, तो सभी करेंगे शवासन का अभ्यास। शवासन हमारे शरीर को विश्राम देने के लिए हम सभी करेंगे ये दिव्य आसन शवासन। शवासन से हमारा शरीर फिर से अच्छा हो जाता है। शरीर की सब थकान दूर करने के लिए शवासन बहुत ही उपयोगी आसन है। हमारे पैर स्वस्थ है, जंघाएं स्वस्थ है। मेरे शरीर में कोई भी दर्द नहीं है। ऐसा विचार करने से ही हमारे जो सब रोग है वो दूर होते हैं। हमारे शरीर में अंदर ही अंदर देखने का प्रयास करना है। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। ओम 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 का चिंतन करना। ओम। बंद आंखों से अपने अंदर के शरीर को देखने का प्रयास करेंगे। मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है। पूर्णतः विश्राम की अवस्था में अपने शरीर को ले जाना ही शवासन है। तनाव रहित अवस्था को महसूस करना ये शवासन का हेतु है। मैं एक नित्य शुद्ध बुद्ध निर्मल पावन शांतिमय आनंदमय ज्योतिर्मय आत्मा हूँ। मैं सदा ही पूर्ण हूँ। मुझ में किसी चीज का अभाव नहीं है। मैं सच्चिदानंद भगवान का अंश हूँ। हे भगवान, मैं अमृत पुत्र हूँ। मैं प्रकृति, शरीर, इंद्रियों एवं मन के बंधन से रहित हूँ। मेरा वास्तविक रूप तो प्रभु में है। सब नकारात्मक विचारों को दूर करना और सकारात्मक चिंतन ही
मेरा जीवन है। हमारे आत्मा की दिव्यता को हमें जानना है, पहचानना है। परमात्मा के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए आत्मा को पूर्ण विश्राम प्रदान करेंगे। भगवान की दिव्यता का अनुपम आनंद लेकर पुनः आपको इस शरीर में अनुभव करें, विचार करें कि आप योगमयी निद्रा में पुनः इस शरीर में आ गए हैं। मेरा श्वास प्रश्वास चल रहा है। श्वास के साथ प्राण की महान शक्ति आपके भीतर प्रवेश कर रही है। मैं स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ, आनंदित हूँ, ऐसा अनुभव करें। दिव्य संकल्प के साथ पूरे शरीर में नई शक्ति, आरोग्य, दिव्य चेतना और आनंद का अनुभव करें। पैर के अंगूठे से सिर पर्यंत प्रत्येक अंग को देखने का प्रयास करें। मेरा पूर्ण शरीर स्वस्थ है, ऐसा अनुभव करें। मेरे शरीर में से सब दर्द दूर हो रहे हैं और मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ, ऐसा विचार करते करते शरीर को जागृत अवस्था में लाने का प्रयास करें। और सभी योग निद्रा से हम हर रोज योग निद्रा कर सकते हैं। योग निद्रा करने से हमारे शरीर और मन की थकान दूर होती है, उत्साह बढ़ता है। सभी जागृत अवस्था में आने का प्रयास करें। हाथों का घर्षण करते हुए आंखों को ऊर्जा देकर आसन स्थिति में बैठ जाए। इस आसन करने से स्नायु दुर्बलता, थकान तथा नकारात्मक चिंतन दूर होता है। मानसिक तनाव, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, अनिद्रा के लिए ये शवासन बहुत ही उपयुक्त है। आसन करने से जब जब हमें थकान आती है तो हम शवासन करके हमारे शरीर को तंदुरुस्त कर सकते हैं। ओम। सभी जागृत अवस्था में आकर हम अब करेंगे हाथों के सूक्ष्म व्यायाम। दीर्घ श्वास लेते लेते ये सूक्ष्म व्यायाम हम जब करेंगे तो अब बहुत सारे हाथों के प्रॉब्लम भी हो रहे हैं। इसके लिए ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही उपयुक्त है। श्वासों के साथ करना। दीर्घ श्वास लेते लेते कंधों पर श्वास लेना, श्वास छोड़ना। दीर्घ श्वास लेते हुए दोनों बाजू में अब हम करेंगे हाथों के लिए गोल गोल अब विरुद्ध दिशा से करेंगे।
अब दोनों हाथ एक दूसरे में मिलाकर अब दीर्घ श्वास लेते लेते दबाव देना। आगे अब हम करेंगे, अब हम सब प्राणायाम के ओर बढ़ेंगे। पहले करेंगे हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। सभी आसन स्थिति में बैठकर भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। दीर्घ श्वास और दीर्घ उच्छ्वास, आंखें बंद और हमारे अंदर ही अंदर देखने का हम प्रयास करेंगे। दीर्घ श्वास और दीर्घ उच्छ्वास लेते हुए मेरे अंदर दिव्य शक्ति, ऊर्जा, पवित्रता, मांगल्य और जो जो शुभ है वो मेरे अंदर में आ रहा है, ऐसा संकल्प करते हुए भस्त्रिका प्राणायाम का हम हर रोज 3 से 5-10 मिनट के लिए हर रोज अभ्यास करेंगे तो हमारे फेफड़े मजबूत होंगे। दीर्घ श्वास और दीर्घ उच्छ्वास, दीर्घ श्वास लेना और दीर्घ श्वास छोड़ना, ये भस्त्रिका प्राणायाम और हम नित्य नियम से करेंगे तो हमारे फेफड़े, अंदर के जो सब ऑर्गन है वो तंदुरुस्त और मजबूत होंगे। हमारे अंदर के शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की पूर्ति होगी और इसके कारण सर्दी, खांसी, दमा, ब्रोंकाइटिस, हार्ट विकार, पैरालिसिस, कैंसर, इन सब व्याधियों से हम दूर रहेंगे। हर रोज हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम 10 मिनट के लिए। हमारे अंदर दिव्य शक्ति, ऊर्जा, पवित्रता, मांगल्य और जो जो शुभ है, जो जो अच्छा है, जो सकारात्मक है इस ब्रह्मांड में, वो मेरे अंदर आ रहा है। मुझ में एक दिव्य शक्ति आ रही है, ऐसा हम विचार करेंगे, वैसा हमारा जीवन होगा। दीर्घ श्वास और दीर्घ उच्छ्वास। ओम का चिंतन, ओम का मनन, ओम ओम ओम, ओंकार के साथ दीर्घ श्वास और दीर्घ उच्छ्वास। इसके बाद करेंगे हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। सभी करेंगे कपालभाति।
कपालभाति से हमारे सब विकारों का विसर्जन होता है। सभी 10 मिनट के लिए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। रंजना बहन, कपालभाति करते करते ही जी हनुमान चालीसा का पाठ हाँ और आप करती है क्या? आप कर रही है? नहीं नहीं, आप ही करो बहन जी, मेरी किताब नहीं मिल रही है, जरा आप ही करो। कोई चलिए करता है ठीक क्या? है, करती हूँ। हम्म। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी कपालभाति करेंगे। कपालभाति। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती लोक उजागर। रामदूत तुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराज कांधे स्वयं जनेऊ साज शंकर स्वयं केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय संजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हर्ष उर लाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस वदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सैनिकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि के विद कही सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाय राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जल दिलांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरि सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा
संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम सिर राजा, तीन के काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबीर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सादर रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चितन धरे, हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसावी, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह सत पार पाठ कर जोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरिण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। क्या बात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बाहर परिवार की जय। बहुत सुंदर हीरालाल भैया, प्रदीप राज भैया जी, बहुत सुंदर। अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम सभी ने किया है, अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। दीर्घ श्वास लेकर श्वास को पूर्णतः बाहर छोड़कर ये बाह्य प्राणायाम करना है। सभी करेंगे 3 बार बाह्य प्राणायाम का अभ्यास। इससे हमारे पेट के सभी प्रॉब्लम दूर होते हैं। मन एकाग्र होता है। मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। फिर से करेंगे बाह्य प्राणायाम। इसके बहुत सारे लाभ है। हर रोज 3 से 5 बार बाह्य प्राणायाम करने से हमारे सब विकार दूर होते हैं, व्याधियां दूर होती है। मूल बंद, उसके बाद उड्डयन बंद और जालंधर बंद। जब हमें श्वास लेने की इच्छा हो, पहले
अग्निसार करेंगे। नेक्स्ट हम उज्जयी प्राणायाम करेंगे। अग्निसार क्रिया करेंगे सभी 3 बार। श्वास को बाहर रोक के ही ये अग्निसार क्रिया करनी है। 3 से 5 बार करने से 100 बार पेट अंदर बाहर होता है। इससे हमारे पेट के सभी जो व्याधि है वो दूर होती है। दीर्घ श्वास लेना, बाहर छोड़ना और पेट को अंदर बाहर करना, अग्निसार क्रिया। फिर से एक बार। अग्निसार क्रिया के बाद हम करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम आप सभी को मालूम है, गले के लिए, खांसी के लिए, थायराइड के लिए बहुत ही उत्तम ऐसा ये प्राणायाम है, उज्जयी प्राणायाम। सभी करेंगे 3 बार। फिर उज्जयी गले के स्नायुओं को सिकुड़ कर श्वास अंदर लेनी है। रोज 3 से 5 बार उज्जयी प्राणायाम करने से गले के सभी जो बीमारियां है, खरखराट आदि सब में बहुत फायदा होता है। उज्जयी प्राणायाम से बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। जो बच्चे तुतलाते हैं, अकलाते हैं, इसके लिए भी बहुत है। स्कूल में ये प्राणायाम लेना बहुत ही उत्तम है। इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। सभी करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे सभी। इसमें मैं एक गाना रंजना बहन बोलती हूँ। सभी करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, जो हमारे शरीर के सब नाड़ियां शुद्ध करने वाला प्राणायाम है। संपूर्ण शरीर का रक्त शुद्धिकरण करने की जो बहुत बड़ी प्रक्रिया है इस प्राणायाम में होती है। सभी करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। ओम। प्रभु जी इन प्राणों में
वर्णीय तेज भर दो प्रभु जी न प्राणों में, वर्णीय तेज भर दो, ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो, ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो, रमे रोम रोम में तू प्रतिपालक हो मेरे, रमे रोम रोम में तू प्रतिपालक हो मेरे, सुख शांति भरे वैभव वरदान है सब तेरे, आनंद सुधा रस से जीवन को अमर कर दो, प्रभु जी न प्राणों में, वर्णीय तेज भर दो, ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो, जग का उत्पादक तू, प्रेरक व विकासक तू, श्रुति ज्ञान प्रकाशक तू, दुख द्वंद्व विनाशक तू, निज ओज तेज भर कर मन प्राण अमर कर दो, प्रभु जी न प्राणों में, वर्णीय तेज भर दो, ये ज्योति भरा जीवन मेरा जगमग कर दो, मेरा जगमग कर दो। ओम। सभी करेंगे भ्रामरी प्राणायाम 3 बार। इसके बाद हम करेंगे शांति पाठ। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, शांति ब्रह्म शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम का चिंतन, ओम का मनन, ओम ओम ओम। ओंकार ही ब्रह्म स्वरूप है। ओम की शक्ति अगम्य है, अदम्य है। सब सृष्टि की निर्माता ओंकार ही ब्रह्म स्वरूप है। दोनों हाथों का घर्षण करते हुए आंखों को, चेहरे को ऊर्जा देना। सब करेंगे सिंहासन, इसके बाद हास्यासन। यहाँ जरा लाइट गई है। दीर्घ श्वास लेते लेते सिंहासन का अभ्यास 2 बार करेंगे। फिर से एक बार
सिंहासन सभी करेंगे। सिंह जैसा शौर्य, शक्ति, सामर्थ्य मुझ में आए, ऐसा संकल्प। इसके बाद हम करेंगे सभी हास्यासन का अभ्यास। दीर्घ श्वास लेना और हास्यासन करना। ओम जी, अतिशय सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे योगाहार मंच की तरफ से जोरदार तालियां हमारी आदरणीय बहन प्रणाली मराठे जी, देवगढ़, जिला सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र से। अतिशय सुंदर योग का सत्र। जी धन्यवाद। और मैं अब थोड़ा द्वितीय सा सत्र की प्रयास तरफ से किया है। हिंदी अच्छी, हमें मराठी में अच्छा ले सकते हैं, लेकिन हिंदी में जो प्रॉब्लम आती है तो प्रणाम बढ़िया, सभी को। बहुत सुंदर प्रणाली ताई, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे अतिशय सुंदर क्लास हुई और अब हम योग की शुरुआत हमने कर ली है। अब हमने स्वस्थ और आनंदी जीवन जीने के लिए हमें योग भी जरूरी है, उसके साथ हमें आहार भी जरूरी है। तो हमारा आहार शुद्ध कैसे होगा और किसान जैविक खेती की तरफ बढ़े, इसीलिए ये योगाहार कार्यक्रम की निर्मित कोरोना काल से शुरू हुई है। लगातार निरंतर नियमित और निशुल्क योगाहार कक्षा अब चौथे साल में पदार्पण कर चुकी है और आज हमारे मंच पर जो हमने कैलेंडर बनाया है कि हमारा जो योगाहार मंच पर दैनंदिन रोज की योग कक्षा और हम सोमवार, मंगलवार जो हमने जैविक खेती के ऊपर और बुधवार हमारा एफपीओ पर चर्चा है। तो आज हमारे योगाहार मंच पर मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय हिमांशु गंगवार, जिला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से है और वो पिछले 16 साल से जैविक प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। आदरणीय पद्मश्री सुभाष पालेकर जी के साथ उन्होंने उनके निर्देशन में ही वो आज 16 साल से वो जैविक खेती कर रहे हैं और उनके पास 33 गोवंश है और गोबर प्लांट और गन्ना, मूंगफली, मक्का, गेहूं, आलू और भी सब्जियां, गायों के लिए चारा पर भी वो काम करते हैं। तो हिमांशु जी से मैं निवेदन करती हूँ, आइए आपका इस योगाहार परिवार में योगाहार मंच पर आपका स्वागत है। आप अपना उद्बोधन आरंभ करिए। जी आपका माइक बंद है हिमांशु भैया जी। जी नमस्कार। जी सभी को नमस्कार। जी आवाज सुनाई पड़ रही है? हाँ आवाज सुनाई दे रही है। और जी जी जैसे अगर हाँ आपके साथ और भी कोई जुड़े होंगे तो उनको भी आप लास्ट में आमंत्रित कर दीजिएगा। जी हिमांशु। जुड़े तो आज तो मैंने फोन किया था, लेकिन अभी लग रहा है कि जुड़ना नहीं चाह रहे हैं। चलिए अगली बार करेंगे, अगली बार भी जोड़ जी देंगे। कोई बात नहीं। जी 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 हाँ हम निरंतर हमारी आज का दिन जो है ये ऊपरी चर्चा है। जी तो एफपीओ मतलब किसानों की कंपनी। अब हम जब किसान की कंपनी बना लेते हैं तो उसके बाद जो समस्याएं आती है उस पर मैं शुरुआत करूंगा। पहली समस्या आती है कि आप कृषि विभाग से लाइसेंस लीजिए, फिर मंडी परिषद से लाइसेंस लीजिए, फिर वो एफएसएसआई से लाइसेंस लीजिए, फिर लेबर से लाइसेंस लीजिए। इस तरह के लाइसेंस बनवाने में बहुत समस्याएं आती हैं।
तो जब नया नया एफपीओ आप बनाते हैं तो इन समस्याओं से कुछ ज़्यादा ही हमें जूझना पड़ता है। और समस्या तब आती है जब ये कृषि अधिकारी पहले तो बनवा देते हैं, फिर बाद में अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि आप अपनी समस्या का समाधान खुद करिए। तो ये इन समस्याओं पे हमें गौर करना पड़ेगा। और लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। आप कोई माल बेचना चाहते हैं तो मंडी लाइसेंस की आवश्यकता है, अन्यथा बड़ा दिक्कत होती है, मंडी वाले परेशान करते हैं। और एफएसएसआई लाइसेंस लेने में भी दिक्कत आती है। अभी मैंने बिजली का कनेक्शन लिया अपनी यूनिट के लिए, खाण वाली मशीन के लिए, ये 2.5 महीने लग गए। तो देखने में तो कहने सुनने में अच्छा लगता है कि एफपीओ बनवा लिया है, फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी बन गई है, अब तो कुछ आसानी हो जाएंगी, लेकिन आसानी नहीं होती। लेकिन इसके लिए जो समस्याओं का समाधान भी निकालना पड़ेगा। हमें एक टीम बनानी पड़ेगी। जो अभी समस्या ये आ रही है कि किसान जुड़ तो जाता है, आपको पैसे दे देता है, अपना आधार कार्ड दे देता है, मेंबर तो बन जाता है, लेकिन वो और काम नहीं करना चाह रहा। तो कुछ हमें ऐसे युवाओं की भी टीम ढूंढनी पड़ेगी जो सजग हो, जो अपने को एफपीओ चलाना चाहते हो अच्छे तरीके से, और वो हमारे कार्य में सहयोग करें। अब मार्केटिंग की सबसे बड़ी समस्या आती है। अब वो डायरेक्टर्स क्या क्या करें, उनका कोई सहयोग करने वाला भी नहीं होता। कहीं जाना है, किसी मेले में जाना है, तो लोग हाथ खड़ा कर देते हैं, इतनी दूर नहीं जाऊंगा, ये नहीं करूंगा। लाभ सबको चाहिए होता है, किसान को लाभ चाहिए होता है, लेकिन काम में सहयोग करना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये समस्याएं हैं हमारे एफपीओ के साथ, और इनको दूर करने के लिए मैं चाहूंगा आप सब हमारा सहयोग करें। कैसे, कुछ आप अपने भी विचार दें कि कैसे करना है, क्या करना है। बाकी तो एफपीओ बढ़िया चीज है, सहयोग अगर मिलने लगे। और जो फंड मिलता है उसमें भी डीडीएम, नाबार्ड और ये कहते हैं कि आपको इसमें खर्च करना है, आपको ये करना है। अब जब डायरेक्टर्स के हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा तो फिर वो करेगा क्या। अभी हमें जैसे यूनिट लगानी थी, यूनिट के लिए हमें कनेक्शन लेना, तो करीब 2 लाख रुपए का हमारा इन्वेस्टमेंट आया। तो मैंने एफपीओ का जो हमें सरकार की तरफ से फंड मिला था, मैंने खर्च कर लिया। अब वो डीडीएम कह रहे थे कि आपने इतने से क्यों निकाला। अब जब पैसा नहीं होगा तो कहाँ से निकालेंगे। अब आप चाहते हो कि यूनिट भी लगे, मार्केटिंग भी हो, टर्नओवर भी बढ़े, लेकिन सहयोग कहीं से नहीं। तो ये समस्याएं हैं, इस पे हमें गौर करना पड़ेगा। बाकी अच्छी चीज़ है, जैसे अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पेप्सिको से आलू के लिए, तो वो 14 रुपए किलो आलू खरीदेंगे और बीज अपना देंगे, बाई बैक करेंगे। उसमें उन्होंने भी एक कहा कि भाई हम सब आलू ले लेंगे, छोटा आलू नहीं लेंगे, हरा नहीं लेंगे, कटा फटा लेंगे। इसके पहले की कंपनियां करती थी, वो साइज बता देती थी कि 55 से लेके हम 72 mm का लेंगे, इसके ऊपर का नहीं लेंगे, तो किसान को दिक्कत होती थी। ऐसे ही मक्का का हमारे यहाँ एमओयू चल रहा है फरुखाबाद में, तो मक्का का भी काफी अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। धीरे धीरे ये बढ़ेगा, और आने वाला भविष्य तो एफपीओ का मैं ये भी समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सरकार का सहयोग। अब जैसे सीएसआर फंड है, लोग इधर उधर देते रहते हैं, एग्रीकल्चर में भी दें तो कुछ सुविधाएं हो जाएं हमारी। ये विज्ञापन में दे देंगे, बॉलीवुड की फिल्मों में दे देंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ सीएसआर फंड खर्च कर लेंगे, लेकिन जहाँ किसान की बात आएगी वहाँ सीएसआर फंड देना लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होना। ये सब समस्याएं हैं। क्या मेरी आवाज आ रही लोगों को? हाँ जी जी जी, जी, आ आ रही रही आ है। रही आ रही आ यार, रही। चलिए बढ़िया। मैं बहुत शांति से सुन रहे थे, तो मैंने कहा शायद गड़बड़ तो नहीं है। जी, बाकी तो मैं और क्या बोलूं। बाकी आप प्रश्न करिए तो उत्तर देता रहूंगा, क्योंकि एफपीओ गठन करना और ये सब तो सभी को लगभग मालूम ही है। या मैं बताऊं? हाँ जी, प्रोसीजर बता दीजिए। देखिए, एफपीओ गठन के लिए हमें 5 डायरेक्टर चाहिए होते हैं, 5 प्रमोटर चाहिए होते हैं। उनकी आईडी बनती है, जिन जिन नंबर आता है, और फिर इसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है कंपनी अपेक्स आरओसी से। कृषि विभाग के परमिशन चाहिए होती है, डीडी एग्रीकल्चर की। आरओसी में हमें रजिस्टर कराना होता है। उसके बाद हमारे पास आधार, पैन नंबर और वो सब आ जाता है। फिर हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना, तो फिर वही प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं लाइसेंसिंग की। जीएसटी रजिस्ट्रेशन है सबसे पहले, इनकम टैक्स है, और मंडी लाइसेंस है, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। तक इन सब प्रक्रियाओं से हमें गुजरना पड़ता है।
दिक्कत आती है हमें कम से कम शुरुआती दौर में 50 मेंबर होने चाहिए। किसान या तो 2,000 रुपये मेंबरशिप रखिए तो आपको 1,500 किसान जोड़ने पड़ेंगे। अगर आपको 15 लाख की सब्सिडी चाहिए, ग्रांट चाहिए सरकार से, और अगर ज़्यादा रखते हैं तो आपको कम जोड़ने पड़ेंगे। जैसे मैंने 2,000 रुपये रखी थी तो 750 किसान जोड़ने पड़े थे समूह में। ये दिक्कत आती है, किसान पैसे नहीं देना चाहता। किसान तो पहले चाहता है कि मेरा भला क्या होगा। हम उनसे समझाते हैं कि भाई धीरे धीरे आप अपना माल बेच सकते हैं, अच्छे दामों को बेच सकते हैं, लेकिन उसे बहुत कम समझ में आता है। तो पैसा उसकी जेब से निकालना, उससे लेना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो मेंबर जोड़ना एक ही समस्या है। अपना आधार कार्ड नहीं देना चाह रहा है, अपना फोटो नहीं देना चाहता है, ये सब समस्याएं आती हैं। लेकिन इन समस्याओं से डरना नहीं, हमें धीरे धीरे काम करना है तो हो जाता है। जैसे हमारे 750 मेंबर हो गए हैं, तो करीब हमने 3 महीने में 750 मेंबर बना लिए थे। तो ये आपको एक टीम अच्छी करनी पड़ेगी। जैसे आपके सीबीबीओ होते हैं, अगर वो अच्छे हैं, हमारे लकली हमारे पास नैब के लोग हैं, चेन्नई संस्था है, नेशनल एग्रो फाउंडेशन, इनके जो बच्चे कार्य कर रहे हैं वो उन्होंने अच्छा सहयोग किया है। तो हमारे किसान जुड़ गए, 750 करीब किसान हो गए हमारे पास। तो हमें 15 लाख का ग्रांट भी मिल गई सरकार की तरफ से। 15 लाख हमारे पास इक्विटी फंड हो गया और लगभग 30 लाख टोटल मिला के इक्विटी फंड हो गया, जिससे हम लोगों ने काम शुरू किया। समस्या यही है कि पहले आप डायरेक्टर्स अच्छे बने, जो सिर्फ अपने हित ना सोचे, अपने किसानों का भी हित सोचे। कोई 5 प्रमोटर अच्छे होने चाहिए, बाकी तो काम फिर शुरू हो जाता है। और डायरेक्टर्स की जो अथॉरिटी, जो सिग्नेचरी अथॉरिटी हो, वो भी आप समझ के देखें कि कहीं कुछ ऐसे व्यक्ति ना जुड़ जाएं उस डायरेक्टर्स अथॉरिटी में जो कभी आगे गड़बड़ कर सकते। इसलिए अच्छे और ईमानदार और समझदार लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि शुरुआत के दौर में जो इतना आप अच्छा कार्य कर लेंगे उतनी आपकी कठिनाइयां धीरे आगे समाप्त होंगी, भविष्य में आपका अच्छा काम शुरू होगा। और मार्केटिंग के लिए एक विकट मैं भी ढूंढता रहता हूँ, मुझे भी नहीं समझ में आता कैसे करूँ। जहाँ मेला लगाना होता है, जहाँ एग्जीबिशन होता है, वहाँ मैं जाता हूँ। तो ये समस्याएं तो थोड़ी विकट है, धीरे करना पड़ेगा। कुछ कंपनियां आने लगी अब। ये जैसे मेला लगाने और एग्जीबिशन में जाने से ये होता है कि कंपनियां वाले कुछ घूमते रहते हैं। उन्हें अगर आपके प्रोडक्ट पसंद आए तो वो आपके साथ कुछ एमओयू साइन कर सकते हैं, जिससे हमारा काम आसान होगा। तो ये घूमना दौड़ना तो पड़ेगा। जैसे मैं अभी आज लखनऊ में, हमारे यहाँ शस्त्र सैन्य समारोह चल रहा है, तो वहाँ हमारी स्टॉल लगी हुई है। 10 बजे मैं वहाँ जाऊँगा तो वहाँ के जो एक आर्मी के ही अंदर कुछ लोग अपनी एक फैक्ट्री खोल रखी है छोटी सी, वहाँ बातचीत हुई। वो अपना मसाला बनाते हैं, अपनी कुछ दालें हैं, वो सब पैकिंग करते हैं। तो हमने उन्हें अपना गुड़ पाउडर भी दिया था। उनका हम अपने हायर अथॉरिटी से बात करेंगे, देखते हैं कि आपका भी हम अपने इसमें ऐड कर लें। तो इसी तरह हमें मार्केटिंग करनी पड़ेगी। बने बनाया तो मार्केट है नहीं कि हम कहीं एकदम उठाएं और बढ़ें। खासतौर से जैविक में, ऑर्गेनिक, प्राकृतिक में जो हम लोग बात करते हैं, उसमें तो बड़ी समस्याएं हैं। लेकिन लगे रहना है और धीरे धीरे रास्ते निकल रहे हैं। सरकार भी अब चाह रही है कुछ प्राकृतिक कृषि पे, लेकिन सरकार तो पिछले 4 सालों से चाह रही है। हर साल बजट में आ जाता है कि हम ये करेंगे, फिर वो 5 साल ऐसे निकल जाते हैं, फिर आ जाता है और फिर वो साल फिर प्राकृतिक कृषि पे जोर दिया है। देखते हैं क्या होता है। तो एफपीओ में तो हमें दोनों काम करने पड़ेंगे, प्राकृतिक भी रखना पड़ेगा और हमें अपना रसायन वाला भी सामान रखना पड़ेगा, तभी हमारा टर्नओवर बढ़ेगा। क्योंकि एक साल हमने झेला खूब कि हम रासायनिक वाला नहीं करेंगे, लेकिन नहीं समझ में आया। ज़्यादा ज़्यादा 20 लाख का टर्नओवर हुआ। और अभी हमारा आलू पेप्सिको से जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, उससे मुझे उम्मीद है कि फरवरी तक हमारा 50 लाख का आलू हम बेच लेंगे। तो इस तरह से हमें कई कंपनियों से करना पड़ेगा। हल्दीराम वाले हैं, आईटीसी वाले हैं, और कई लोग हैं जो किसानों के साथ काम करना चाह रहे हैं। लेकिन उनके साथ भी आपको, हम लोगों को सजग रहना पड़ेगा कि हमारा एमओयू किस हिसाब से हो रहा है कि किसानों को फायदा हो, नुकसान ना हो। तो यही सब बातें हैं। बाकी तो ज़्यादातर तो जी चीज़ें आजकल आ ही रही हैं सामने।
जी हाँ जी, अतिशय सुंदर। जो आपने एफपीओ कैसे बनाए और उसकी प्रोसीजर से लेकर आपने मार्केटिंग पर किसान कैसे खुद की खुद मार्केटिंग करनी है। तो क्योंकि मार्केटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत ही आपने छोटे-छोटे बिंदु पर बात रखी अपनी। और मैं आगे आदरणीय अगर पवन कुमार सर जुड़े हैं, तो मैं उनको सादर निवेदन करती हूँ, आदरणीय श्री पवन कुमार सर। जी, अभी नहीं जुड़े हैं। आदरणीय नहीं है। जी, पवन कुमार सर नहीं है, तो हमारे सदन में सभी भाई-बहन जुड़े हैं। अगर जिनको सवाल है, तो आप कर सकते हैं। जी, आदरणीय बनी सिंह जी। जी, प्रणाम सभी महानुभावों को। जी आज नमस्कार। के हमारे जो मुख्य वक्ता है उनसे मेरा निवेदन है कि जैसे एपीओ बनाते हैं हम उसमें 5 डायरेक्टर है, 5 प्रमोटर हैं। जो सीए जो रहता है क्या उसको बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ होना चाहिए, ऐसा मुझे जानकारी में मिला था कि ऐसा होना चाहिए, तो क्या ये सही है? सीईओ जी हाँ, अगर कोशिश यही करें कि बीएससी एग्रीकल्चर या एमएससी एग्रीकल्चर है तो बढ़िया रहेगा। इसके बिना नहीं कर सकते क्या अपन? नहीं कर सकते हैं आप, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट आपको सीईओ रख सकते हैं। ऐसा जी जरूरी जी। नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर हो, एग्रीकल्चर को प्राथमिकता दी जाती है। अगर नहीं मिल रहा है आपको तो आप कोई भी एमएससी और बीएससी वाला कोई अच्छा लड़का मिले तो आप ले सकते हैं। जी जी, बस वो धन्यवाद। थोड़ा हो, ये ना हो कि बस वो सैलरी लेने के लिए बैठा हो, तो थोड़ा काम करता हो। कंप्यूटर की नॉलेज बहुत जरूरी है सीईओ के लिए, क्योंकि तमाम डॉक्यूमेंट हम परेशान हो जाते हैं कि ये डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट, दिन भर डॉक्यूमेंट ही देते रहिए उन्हें। तो कंप्यूटर की नॉलेज तो बहुत अच्छी है। अगर आप मान लीजिए बीएससी भी है आपके पास, एमएससी भी है, और इसको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है, तो वो आपके काम नहीं आ पाएगा। जो मेरा अनुभव आया है कि कंप्यूटर की नॉलेज तो बहुत जरूरी है, और खासकर और उसके लिए भी, और दूसरा अकाउंटेंट के लिए भी आपको कंप्यूटर वाला ही बंदा रखना पड़ेगा, क्योंकि टैली है और इस सबको उसे आना चाहिए, वरना ये सब काम नहीं हो पाएंगे। क्योंकि सीए वगैरह जो भी हैं वो टैली में ही सब चाहते हैं। आपके जितने भी व्यापार हो रहा है वो सब टैली में ही होना चाहिए। ये दो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। ये कंप्यूटर ऑपरेटर एक अलग विषय है, कंप्यूटर ऑपरेटर अपन रख लेते हैं, पर जो सीए जो बनता है, जो कंपनी का मालिक बनता है, उसकी बोल रहा हूँ मैं, क्या वो किसान नहीं बन सकता? कंपनी के मालिक तो डायरेक्टर रहते हैं। सीईओ जो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जिसको आप एग्रीकल्चर की उससे बात कर रहे हैं, वो उसके लिए भी नॉलेज बहुत जरूरी है कंप्यूटर की। जी जी, धन्यवाद। काम नहीं हो पाएगा। आज का कंप्यूटर का दौर है। तीनों को, कंप्यूटर ऑपरेटर तो आप वो अकाउंटेंट और ऑपरेटर एक साथ रख सकते हैं, एक रख सकते हैं, लेकिन उसको भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सीईओ का काम आजकल लैपटॉप पे ही है। तो जो मेरा अनुभव आया, हमारे फरुखाबाद में जो 8-10 जो थे, जिनमें 2-4 के वो जो कंप्यूटर वाला नहीं लड़का था, उसको दिक्कत आ रही थी, तो उन्हें बदलना पड़ा। अकाउंटेंट क्या करेगा आपका? अगर एक लड़का आपका और कहीं बाहर जा रहा है, कहीं बैठा है, कहीं काम आ गया, तो इसके लिए मैं कहूंगा कि प्राथमिकता आप कंप्यूटर वाले को दें। जी जी, धन्यवाद। जी, जी। जी, धन्यवाद। आगे आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, मध्य प्रदेश से। जी। जी ओम, सदन को नमन। नमस्कार जी। सर, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमारे क्षेत्र नर्मदापुरम में चावल, मूंग और गेहूं इसका ही उत्पादन होता है। अधिकांश फिर आवाज कट रही है आपकी। जी सर, जी मेरे आवाज क्षेत्र जी मेरे क्षेत्र नर्मदापुरम में, मेरे जिले में केवल 3 फसल विपुल उत्पादन मिलती है। जी गेहूं है, चावल है और मूंग है। यदि इस पर हम
एफपीओ बना है, तो इसमें कितनी सफलता है? और आपके अनुभव से ये बताइए सर कि कितने प्रतिशत एफपीओ जो है पिछले 5 साल में लगभग सफल हुए हैं? जियो। देखिए, मेरी मेरी जो जानकारी में है, मात्र 2 से 4% एफपीओ सफल हैं, बाकी तो सब फार्म मशीनरी, और इसीलिए मैंने बात ही नहीं की थी फार्म मशीनरी में, थोड़ा सा उसको अवॉइड कर रहा है। बाकी तो फार्म मशीनरी और ग्रांट लेने के लिए बनाए गए, क्योंकि सरकारी अधिकारियों ने अपने ही रिलेटिव और उनके लोगों को बना दिए थे। अब जो कुछ बन रहे हैं वो थोड़ा सा रियलिटी पे बन रहे हैं, तो आप सफल भी हो रहे हैं। और आपने जो कहा कि हमारा क्षेत्र मूंग का है, तो मूंग का तो खपत बहुत है, मूंग का तो पे असफल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। मूंग की डिमांड तो आपको सभी हर जगह से आ रही है, और हमारे जी उत्तर सर। प्रदेश को मूंग बुंदेलखंड को छोड़ के कहीं हो ही नहीं रही। तो आपका ये एफपीओ तो मूंग पे भी और चावल सब पे अच्छा काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। जी सर। और सर बाकी जी दूसरा प्रश्न ये है सर कि जैसे अभी शासन कुछ तय कर देती है कि इतने एफपीओ ही बनेंगे, जी तो आप प्राइवेट रूप से भी क्या एफपीओ बन सकते हैं? सर, बन रहे हैं, खूब बन रहे हैं, आप खूब बना सकते हैं। उनको ये अनुदान मिलेगा कि नहीं? ये 15 लाख? ग्रांट मिलेगी, पूरी मिलेगी, बस ये है कि जो सरकारी तौर में सीईओ और अकाउंटेंट और ऑफिस का खर्चा और मिलता है, और स्टेशनरी वगैरह का, इनका वो उनको नहीं मिलेगा। बाकी जो आप जितने मेंबर बनाएंगे उसके सापेक्ष उतनी धनराशि सरकार की तरफ से मिलेगी। जी ओम सर, जी ओम सर। और सर मैंने आपसे पिछले दिनों एक प्रश्न पूछा था सर कि जी। वो जो बायोगैस के प्लांट वाला कुछ नंबर मिल पाया, नहीं मिला? अरे मैं भूल गया, मैं यहाँ अभी व्यस्त हूँ 3 दिन में, इसमें एग्जीबिशन